अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो पिछले लेक्चर से दो टॉपिक्स रह गए थे उसको हम कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बाउंड्री कंडीशंस पढ़े थे और उसकी जो पहला केस है उसके लिए हमने इक्वेशन डिराइव किए थे कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का बिहेवियर कैसे होता है जब एक डाइलेक्ट्रिक से दूसरे डाइलेक्ट्रिक की तरफ हम जाते हैं। आज हम जो केस देखेंगे उसमें है कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक के इंटरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का बिहेवियर कैसा होता है। तो उसके लिए आप लोग इस फिगर की तरफ अगर देखें तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये है कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। कंडक्टर के बाहर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसके अंदर हम 0 कंसिडर करेंगे। और ये हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है जो वाइट पोर्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे E इज़ इक्वल टू 0 है और इधर जो है E के दो कंपोनेंट्स हैं, एक En है और एक Et है। अब अगर हम बाउंड्री कंडीशन नंबर 1 को इस पे अप्लाई करें तो हमारे पास E डॉट dl की वैल्यू जो इंटेग्रल है क्लोज्ड पाथ के अराउंड E डॉट dl का, उसकी वैल्यू हमारे पास इधर हम कैलकुलेट करेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और बाकी जो E डॉट dl का इंटेग्रल है हम देखेंगे कि इससे क्या वैल्यू आती है। तो अगर आप लोग देखें तो जो हमारे पास कंडक्टर वाला है, कंडक्टर के अंदर E हमारे पास 0 है, तो जो ए बी पाथ बन रहा है हमारे पास वो कंडक्टर के अंदर आ रहा है। तो इधर हमारे पास E की वैल्यू 0 है, तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है कंडक्टर के अंदर वो भी 0 है और वो हमारे पास डेल W के पैरेलल बन रहा है। तो 0 डॉट डेल W ये 0 यहाँ पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये 0 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो इसमें ET भी 0 होगा और EN भी 0 होगा। इसी तरह अगर B और C पाथ के अलोंग देखें तो B और C पाथ का जो लेंथ बन रहा है वो डेल्टा H बन रहा है। इसमें से हाफ जो है डेल्टा H/2 ये कंडक्टर के अंदर आ रहा है और जो हाफ है वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर आ रहा है। तो हाफ जो हमारे पास है वो कंडक्टर के अंदर है, तो उसके साथ हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कंडक्टर के अंदर E की वैल्यू 0 है। और जो हाफ है उसके साथ हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका नॉर्मल कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसका नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो इस डेल्टा H/2 के पैरेलल बन रहा है। तो En डॉट डेल्टा H डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब अगर हम C से D की तरफ जाएं तो यहाँ पे जो हमारे पास है डेल W बन रहा है, तो पहले हम A से B की तरफ जा रहे थे तो हमने उसको पॉजिटिव लिया था। अब C से D की तरफ हम जा रहे हैं तो ये A B के ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इस डेल्टा W के पैरेलल में है, तो हमारे पास ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब D से A की तरफ अगर हम आए तो हाफ वाला पोर्शन जो है डेल्टा H का वो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक में आ रहा है और जो हाफ पोर्शन है वो कंडक्टर के अंदर आ रहा है। तो कंडक्टर वाला तो हमारे पास 0 हो गया। यहाँ पे ये जो लास्ट टर्म आप लोगों को नज़र आ रही है ये 0 आ गया। और जो डाइलेक्ट्रिक में ET की वैल्यू है वो इस डेल्टा H/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी
और साइन नेगेटिव इसलिए है कि जब हम बी से सी की तरफ जा रहे थे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, उसको हमने पॉजिटिव कंसिडर किया था। तो इसको हम ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, हम डी से ई की तरफ आ रहे हैं, तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अब जिस तरह हमने प्रीवियस केस में देखा था कि ये जो डेल्टा एच है ये दरअसल में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वैल्यू का होता है, मतलब इसकी वैल्यू हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। ये अप्रोचिंग टू ज़ीरो होता है क्योंकि हमने इस इंटरफेस पे देखना है। तो इस इंटरफेस पे हम इतनी जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं ले सकते, हमने सिर्फ इंटरफेस को स्टडी करना है, मटेरियल के अंदर ज़्यादा नहीं जाना। तो ये डेल्टा एच बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, टेंस टू ज़ीरो होता है। तो डेल्टा एच टेंस टू ज़ीरो की लिमिट अगर हम इधर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो जितने भी हमारे पास डेल्टा एच वाले टर्म्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, और सिर्फ ये एक टर्म रह जाएगा जो ई टी डॉट डेल डब्ल्यू है। तो ई टी डॉट डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ई टी भी हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो हम देख सकते हैं कि कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो आ रहा है। अब हम आते हैं जो फ्लक्स डेंसिटी वाला बाउंड्री कंडीशन है वो हम अप्लाई करेंगे इस सिलेंडर पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक कंडक्टर है जिसमें ई ज़ीरो है, तो डी हमारे पास चूँकि एप्सिलॉन इंटू ई होता है तो वो भी हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो आ गया। तो कंडक्टर के अंदर ई की वैल्यू ज़ीरो है तो डी की वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो है। अब डाइलेक्ट्रिक की तरफ देखें तो डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एग्जिस्ट करती है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व की गई है। एक कंपोनेंट इसका नॉर्मल है डी एन और दूसरा उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है डी टी। अब अगर हम ये बाउंड्री कंडीशन नंबर 2 इस पे अप्लाई करें जो कि है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज, टोटल चार्ज, तो हमारे पास जो डेल क्यू है वो दो सरफेसेस हमारे पास बन रही हैं। एक है डेल्टा एस जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है और एक है डेल्टा एस जो कंडक्टर के अंदर बन रहा है। तो कंडक्टर के अंदर वाला जो हमारे पास फील्ड है वो तो ज़ीरो है, तो यहाँ पे ज़ीरो डॉट डी एस, और यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस का हमारे पास जो सरफेस की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड बन रही है, तो उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फील्ड ज़ीरो है तो ज़ीरो डॉट डी एस डेल्टा एस आ गया। अब डाइलेक्ट्रिक वाले सरफेस की तरफ आए तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसको हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। तो ये इसका जो डी एन है जो डाइलेक्ट्रिक में हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी है उसका नॉर्मल कंपोनेंट डॉट डेल्टा एस। तो हमारे पास जो डेल्टा क्यू है वो किसके इक्वल हो गया, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस जो हमारे पास सरफेस है। तो इससे अगर हम डी एन की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, और ये हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि ये चार्ज पर यूनिट एरिया है तो हमारे पास ये क्या आ गया, चार्ज डेंसिटी आ गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी है वो किसके इक्वल है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल आ गया। और कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास डी है और ई है वो ज़ीरो है, तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसे हम क्या कंक्लूड करते हैं, जो कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस के लिए बाउंड्री कंडीशंस है। जो सबसे पहले बात हमने कंक्लूड की है वो है नो इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट विद इन अ कंडक्टर, दैट इज कंडक्टर में जो फील्ड है वो हमारे पास ज़ीरो होती है, तो उसके अंदर जो
सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो भी ज़ीरो होगी और ई की वैल्यू भी हमारे पास उसमें ज़ीरो है। दूसरी बात जो है E इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी, जो E हमारे पास है वो नेगेटिव ग्रेडियंट है पोटेंशियल का, तो वो भी हमारे पास कंडक्टर में ज़ीरो है। E ज़ीरो है तो माइनस डेल वी भी ज़ीरो है, और माइनस डेल वी हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इससे हम ये बात अखज़ करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास कंडक्टर है वो इक्वी पोटेंशियल है, हर पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल सेम है। तो दो पॉइंट्स अगर हम इसमें से लेंगे तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। जो तीसरी बात हमने इससे कंक्लूड की वो क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड E कैन बी एक्सटेंडेड टू द कंडक्टर एंड नॉर्मल टू इट्स सरफेस। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो एक्सटर्नल टू कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड नहीं है। तो हमारे पास जो टेंजेंशियल कंपोनेंट हमने जैसे देखा वो उसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही थी, और जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल आ रही थी। जो फील्ड है वो एक्सटर्नल टू कंडक्टर है और इसकी सिर्फ एक नॉर्मल कंपोनेंट इसका एग्जिस्ट करती है, तो ये नॉर्मल टू द कंडक्टर सरफेस हो गया। अब आते हैं कंडक्टर और फ्री स्पेस की बाउंड्री कंडीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये एक स्पेशल केस है कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक का, जिसमें हम फ्री स्पेस को एक डाइलेक्ट्रिक के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं, और हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो अगर हम इस इक्वेशन में जो पिछले हमने कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक केस में डिराइव की थी यहाँ पे ये वाली इक्वेशंस, इसमें अगर ER को हम 1 कंसिडर कर लें तो ये मीडियम हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्री स्पेस बन जाएगा। जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक था वो हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्री स्पेस बन जाएगा। इसकी सिर्फ एब्सोल्यूट परमिटिविटी रह जाएगी, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी सिर्फ फ्री स्पेस की होती है। रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है एप्सिलॉन R वो फ्री स्पेस की 1 होती है। तो इसमें अगर हम ER को 1 पुट कर दें एप्सिलॉन R को, तो हमारे पास क्या रह जाएंगी, जो कंडक्टर फ्री स्पेस की बाउंड्री कंडीशन है वो बन जाएंगी। बाकी मेथड इसके निकालने का बिल्कुल वही है जो हमने कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस के लिए निकाली थी। तो एप्सिलॉन R को अगर हम 1 पुट कर दें तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन इस केस के लिए क्या आ जाएंगे, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट था वो हमने पिछले लेक्चर में देखा, पिछले स्लाइड में देखा कि हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट इसका 0 आ रहा था और नॉर्मल कंपोनेंट इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल आ रहा था। तो dN हमारे पास एप्सिलॉन नॉट En इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे ER 1 पुट करके ये इक्वेशन निकाली गई है। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि 2 एक्सटेंसिव homogeneous isotropic dielectrics meet on plane Z is equal to 0। जो दो surfaces हैं हमारे पास आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक हैं वो Z is equal to 0 पे इनका इंटरफेस बन रहा है। अब जो Z ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास एक मीडियम है और उसका जो रिलेटिव परमिबिलिटी है वो 4 है, और जो लेस देन 0 जो नीचे वाला मीडियम है वो हमारे पास क्या है, ER2, इसका रिलेटिव परमिबिलिटी हमारे पास क्या है, 3 है। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एग्जिस्ट फॉर Z ग्रेटर देन 0। हमें जो अपर मीडियम है, अपर डाइलेक्ट्रिक है, उसमें हमारे पास
E1 फील्ड एग्जिस्ट करती है और हमने क्या निकालना है, फाइंड E2 फॉर Z लेस देन 0। जो नीचे वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके लिए हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसमें। तो हम बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने बाउंड्री कंडीशन के शुरू में पढ़ा था कि अगर हमें एक मीडियम में या एक डाइलेक्ट्रिक में या एक कंडक्टर में फील्ड का पता हो तो हम दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो उसके साथ इंटरफेस्ड हो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन की तरफ अगर हम आए तो हमारे पास जो बाउंड्री प्लान है, जो इंटरफेस है, वो नॉर्मल है EZ उसका नॉर्मल बन रहा है। तो हमारे पास जो नॉर्मल कंपोनेंट है इस E1 का नॉर्मल कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 डॉट AN। अब इसका नॉर्मल जो है वो कौन सा बन रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल Z की डायरेक्शन में बन रहा है, तो E1 डॉट AZ इसका नॉर्मल कंपोनेंट आ गया। अब जो AZ की डायरेक्शन में इसका नॉर्मल कंपोनेंट है हमारे पास तो वो है 3। तो E1 डॉट A हमारे पास, E1 डॉट AZ हमारे पास आ गया 3। तो हमारे पास जो E1 का नॉर्मल कंपोनेंट आ गया वो हमारे पास आ गया 3AZ। अब अगर हम इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट की तरफ आए, यहाँ पे ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, E के दो कंपोनेंट्स है, EN प्लस ET। अब अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट हम निकालना चाहे तो E से हम माइनस करेंगे EN को। इसी तरह E1 के लिए अगर हम टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना चाहे तो इसका जो हमारे पास टोटल E1 बन रहा है उसमें से हम माइनस करेंगे इस नॉर्मल कंपोनेंट को। हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये बन रहा है, ये हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। इससे अगर हम ये 3AZ माइनस कर दें तो ये 3AZ और वो 3AZ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारे पास ये वाला रह जाएगा। यहाँ पे डायग्राम में भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे ये नॉर्मल कंपोनेंट है और ये जो 5AX माइनस 2AY ये हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट इसका बन रहा है। अब आते हैं जो हमारे पास E2 नॉर्मल कंपोनेंट का। तो नॉर्मल कंपोनेंट हम E2 का निकालते हैं। E2N हमारे पास क्या आएगा, E1N और इसके साथ जो परमिटिविटी की रेशो है वो मल्टीप्लाई होगी। जिस तरह हमने बाउंड्री कंडीशन डाइलेक्ट्रिक केस के लिए निकाला था तो हमारे पास E2N आ रहा था ER1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R2 इंटू E1N। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, हमारे पास E1N भी मौजूद है और जो ER1 है या ER2 है जिसको हम एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 कहते हैं, ये भी हमारे पास मौजूद है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इससे निकाल लेंगे E2 का नॉर्मल कंपोनेंट। तो E2 का नॉर्मल कंपोनेंट हमने निकाल लिया, E2 का टेंजेंशियल कंपोनेंट भी हमने क्या कर दिया, निकाल लिया। अब आते हैं टोटल E2 की तरफ। तो E2 हमारे पास सम होगा E2T प्लस E2N। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड कर ले तो हमारे पास E2 आ जाएगा। तो इसका E2 हमारे पास आ जाएगा 5AX माइनस 2AY प्लस 4AZ किलो वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारे पास E2 की वैल्यू आ गई। हमें E1 गिवन थी और हमने बाउंड्री कंडीशंस के ज़रिए E2 की वैल्यू निकाल ली।